हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपके नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज का टॉपिक है मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप। हम आगे इनकी वीडियो पार्ट्स में अपलोड करेंगे क्योंकि इन्होंने अलग अलग अवधारणा की थी, नौकरशाही, सामाजिक क्रिया और धर्म से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर जर्मन राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्री मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 जर्मनी के इरफुट नामक स्थान पर हुआ था। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किंग्सले डेविस ने मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है। मैक्स वेबर ने उपयुक्त समस्या का समाधान करने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले कारण के संबंधित अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक पद्धति को विकसित किया था। अब देखिए, प्राकृतिक विज्ञानों के कार्य कारण संबंध क्या होते हैं। जब न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो उसने कहा कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, मेरे सर पे क्यों गिर गया। तो इसका जब कारण उन्होंने खोजा तो वो था पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। वैसे ही समाज में जो भी घटनाएं होती हैं वो उसमें कोई ना कोई कार्य कारण होता है। पहले ये सोचा जाता था कि समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या कोई हमले हो रहे हैं या फिर कोई महामारी फैल रही है तो उनको लगता था कि ये ईश्वर की इच्छा से हो रही है। पर जैसे ही अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में कहा, वैसे ही मैक्स वेबर, उमाल दुर्खिम सबने ही प्रकृति के कार्य कारण से संबंधित ही समाज के कार्य कारण होते हैं ऐसा बताया और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है, अब समाज में आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो उसका कारण सामाजिक विघटन है, समाज में तनाव है। समाज में अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसका कारण दैविकृत नहीं है, उसका कारण हमें समाज में ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब मैक्स वेबर ने तुलनात्मक पद्धति का यूज कैसे किया। मैक्स वेबर ने बताया कि भारत में धार्मिक उद्देश्य है कि मोक्ष प्राप्त करना, तभी यहाँ पे पूंजीवाद का विकास नहीं हो पाए। यानी कि इन्होंने धर्म को आर्थिक स्थिति से जोड़ा है, ठीक, कंपेयर किया है तुलनात्मक पद्धति। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपने आदर्श प्रारूप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब देखिए, आदर्श प्रारूप यानी कि आइडियल टाइप, ये एक मानसिक संरचना है, एक सोचने का व्यवस्थित ढंग है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि आदर्श प्रारूप आखिर क्या है। आदर्श प्रारूप सामाजिक घटनाओं को समान लक्षणों के आधार पर कुछ विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित कर लेना आवश्यक है। यह विभाजन निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तीसरा है, इस तरह से हम कुछ आदर्श घटनाओं के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। आदर्श घटनाओं के निर्माण में उपकल्पना की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। आदर्श प्रारूप सामाजिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करने में सक्षम होंगे। यह एक मानसिक संरचना है, यानी कि अगर हम एक विशिष्ट घटना को लेते हैं और उसमें तर्कपूर्ण एक विचार हम प्रस्तुत करते हैं, एक उपकल्पना बनाते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसी को कहते हैं आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप एक सामाजिक संरचना है। इसको और सिंपल वे में समझिए। जब आदर्श प्रारूप एक प्रारूप है, उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी, अध्यापक, श्रमिक और पूंजीपति के लिए कोई न कोई हमारे मन में एक क्राइटेरिया रहता है, एक प्रारूप रहता है, उनका सांचा रहता है कि अगर अध्यापक है तो उनका कार्य क्या है, पढ़ाना। अगर विद्यार्थी है तो वो पढ़ेंगे, श्रमिक तो वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो जिस प्रारूप को हम सामने रखकर किसी एक व्यक्ति को श्रमिक, अध्यापक, विद्यार्थी, पूंजीपति कह सकते हैं, विद्यार्थी, अध्यापक, श्रमिक, पूंजीपति का वही आदर्श प्रारूप है, क्योंकि हमारे मन में शिक्षक की जो तर्क आता है वो यही आता है कि शिक्षक का काम है पढ़ाना। ठीक है, अब हम लोग इसको उदाहरण के जरिए और क्लियर से समझते हैं। चलिए हम एक उपकल्पना बना के देखते हैं। सामाजिक घटनाओं को समान लक्षणों के आधार पर विशिष्ट श्रेणी में विभाजित कर लेना। हम एक सामाजिक घटना लेते हैं, जैसे हम लोग ने लिया विवाह। ठीक है, अब विवाह के निश्चित सिद्धांत क्या हैं। विवाह के निश्चित सिद्धांत है अपनी जाति में करना। वेज हैं तो आप वेज से शादी करेंगे, नॉन वेज हैं तो आप नॉन वेज टेस्ट की लड़के से शादी करेंगे। ठीक है, अब शादी में खर्च तो होता ही है। उसके बाद
घटनाओं का प्रारूप जो हम लोग में शादी के अवसर में सबसे ज़्यादा बनता है जिनके दिमाग में, वो रहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। इनके दिमाग में सारा प्रारूप रहता है क्योंकि उनको अनुभव प्राप्त रहता है। अब वो कहते हैं हमें अपने पोते के लिए A to F लड़की चाहिए। A फॉर अडल्ट यानी कि मैच्योर हो, B फॉर ब्यूटीफुल यानी वो ब्यूटीफुल हो, C फॉर उसका कैरेक्टर अच्छा हो, D फॉर उसकी डाउरी यानी दहेज में क्या बोलेंगे, नए ज़माने के दादा हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी बहू से पोता या पोती चाहते होंगे, ना कि पैसे चाहते होंगे। E फॉर एजुकेशन, उस लड़की की एजुकेशन क्या है। F फॉर फैमिली, उसका फैमिली स्टेटस क्या है। ठीक है, अब दादाजी आ गए हैं और चले गए हैं अपनी बहुरिया को ढूंढने। ठीक है, तो ये हमारे बताने का एक तरीका है कि किसी विशिष्ट सामाजिक घटना को हम मानसिक तर्क के हिसाब से देखते हैं, एक वे में सोचते हैं जिससे हमें एक वैज्ञानिक व्याख्या करने में आसानी महसूस होती है। ठीक है, आदर्श प्रारूप की विशेषताएं क्या है। आदर्श प्रारूप में जो कुछ है उसकी वास्तविकता जीवन में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आदर्श प्रारूप एक विवेक का ब्लूप्रिंट है। इसका संबंध नैतिक आदर्शों से नहीं है या मूल्य निरपेक्ष और मूल्य रहित है, यानी कि आप अच्छे हों गलत हों इसका उससे कोई मतलब नहीं है। आदर्श प्रारूप एक मानसिक परिकल्पना है, एक सोची समझी तार्किक वे है सोचने का, या सत्य भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है। जिस तरह हम लोग शोध में परिकल्पना पढ़ते हैं वो सत्य भी हो सकती है झूठ भी हो सकती है, वो तो हमारे दिमाग के द्वारा निकाला हुआ एक निष्कर्ष है। इसका संबंध विज्ञान की अवधारणा से जुड़ा होता है। एक घटना के अध्ययन हेतु कई आदर्श प्रारूप हो सकते हैं। ठीक है, आदर्श प्रारूप के 3 प्रकार होते हैं। ऐतिहासिक विशिष्टताओं पर बने आदर्श प्रारूप, सामाजिक इतिहास से जुड़े आदर्श प्रारूप और विवेकपूर्ण समस्या से जुड़े आदर्श प्रारूप। यहाँ हम लोग को एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि केवल ठोस ऐतिहासिक समस्याओं के विश्लेषण हेतु हमें आदर्श प्रारूप का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा मैक्स वेबर जी ने कहा था। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज को रिकॉल होता है तो हमें एक लाइक ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।